स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई थी कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। और हमने पढ़ा था कि किडनी का जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो किडनी के हैं वो है नेफ्रॉन। आज जो मैं आपको जो टॉपिक आपका बुक का बता रहा हूँ वो है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। ये आपके जूलॉजी के पेपर में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक और बात आप याद रखें कि अगर पेपर में आए रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन तो भी आपने इसका जवाब वही देना है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। अगर रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी आ जाए या रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आ जाए तो भी आपने जवाब वही लिखना है, सेम होगा इसका जवाब। और अगर यूरिन फॉर्मेशन आ जाएगा तो भी आंसर सेम होगा। यानी अभी जो हम पढ़ेंगे, अभी मैं जो आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर पेपर में रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी आ जाएगा तो भी आपने वही लिखना है जो मैं भी आपको बताऊंगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का भी जवाब आपने वही देना है और यूरिनरी फॉर्मेशन का भी जवाब आपने यही देना है। मतलब बताना इस वजह से यहाँ जरूरी समझ रहा हूँ कि अगर पेपर में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये आउट ऑफ सिलेबस जो है वो क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया कि आप इनको जो है वो, क्योंकि क्या होता है कि रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का मतलब यहाँ पर देखें, जो नेफ्रॉन होता है हमारा वो रेगुलेट करता है नेफ्रॉन या किडनी। क्योंकि किडनी की जब आप बात करोगे तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। तो असल में किडनी काम नहीं कर रही होती, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये किडनी या नेफ्रॉन जो है ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वाटर को रेगुलेट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आइंस को रेगुलेट रखते हैं, वाटर को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, आइंस को रेगुलेट करते हैं। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, इसी प्रोसेस के दौरान यूरिन भी बनता है और यूरिन फॉर्मेशन का भी काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी या रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में आ जाएगी। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो द किडनी परफॉर्म रेगुलेटरी फंक्शन बाय डिफरेंट प्रोसेस। अब वो कौन से प्रोसेस हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए जो है वो किडनी ये रेगुलेटरी फंक्शन या यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं द किडनी परफॉर्म रेगुलेटरी फंक्शन, किडनी जो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है या किडनी जो यूरिन फॉर्मेशन करती है वो डिफरेंट प्रोसेस के जरिए करती है, बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। ये आप कह लें कि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनमें किडनी अपने रेगुलेटरी फंक्शन करती है या किडनी यूरिन बनाती है। अब वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वेस, इसमें आ जाता है एक तो सब नंबर 1 पर आ जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा। नंबर 2 पर आ जाएगा रीएब्जॉर्प्शन, आप इसको ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी कह सकते हो, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तीसरे नंबर पर आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, और उसके साथ ट्यूबुलर सिक्रीशन के साथ लास्ट में, वैसे तो ये 3 ही स्टेप है, मेन स्टेप ये 3 है, लेकिन आपकी बुक में एक 4th स्टेप भी दिया हुआ है जिसको कह रहे हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज ये जो है किडनी का जो रेगुलेटरी फंक्शन होता है या यूरिन बनाने का जो फंक्शन है वो इतने प्रोसेसेस से गुजर कर जो है यूरिन बनता है या रेगुलेटरी फंक्शन किडनी अपना परफॉर्म करती है। इसमें सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन है, और उसके बाद क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंज। 1 बाय 1 में आपको ये सारा का सारी चीजें जो है वो समझाऊंगा। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं दोबारा एक दफा फिर आपको जो है वो किडनी का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का थोड़ा सा एक जो है वो आइडिया दे देता हूँ। ये देखें किडनी है, और किडनी का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स कह रहे हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मेड्यूला। ये कॉर्टेक्स है और नीचे वाला हिस्सा जो है ये क्या है, ये मेड्यूला। और किडनी के अंदर ऐसी छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक ऐसी
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज नेफ्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये मैंने एक किडनी में एक नेफ्रॉन बनाया है, जबकि एक किडनी में तकरीबन जो है वो 40 लाख तक जो है वो नेफ्रॉन जो है वो क्या हो सकते हैं, मिलियन नेफ्रॉन जो है वो क्या होते हैं एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। अब कैसे ये किडनी या नेफ्रॉन अपना काम करते हैं, इनकी फिजियोलॉजी, ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, फिजियोलॉजी इसकी बता रहा हूँ कि इनकी फिजियोलॉजी है, मतलब ये अपना काम कैसे करते हैं। तो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके लिए एक और लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। इसको ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले देखो अल्ट्रा को तो अभी फिलहाल छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं। अभी तो सबसे पहले आप ये फिल्ट्रेशन की तरफ आ जाओ कि अब आपको पता है कि फिल्ट्रेशन क्या होती है। जब आप जैसे पानी होता है, पानी की जब सफाई करते हो तो वो क्या हो जाती है, उसकी फिल्ट्रेशन हो रही है, वो उसकी क्या हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई। इसी तरीके से क्या करते हो, जब आप जैसे आप ना आटा छान रहे होते हो, छलनी होती है ना, एक छलनी होती है, सीव होती है, उससे आप आटा छानते हो। तो वो जब आटा छान रहे हो तो एक तरीके से वो आप आटे को भी फिल्टर कर रहे हो, आटे को क्या कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, यानी उसमें से जो थिक थिक जो मटेरियल है वो ऊपर रह जाएगा, बाकी आटा जो है वो नीचे आ जाएगा, तो वो भी क्या है, वो फिल्ट्रेशन। अच्छा अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है, थोड़ा सा ये अल्ट्रा का वक्त समझो। अल्ट्रा, ये अल्ट्रा क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया गया। फिल्ट्रेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है। अल्ट्रा क्यों कह रहे हैं? अब देखो सिंपल सी बात देखो, अगर आप किसी छलनी से आटा छान रहे हो और आप छलनी में आटा डाल दो और आहिस्ता आहिस्ता आटा नीचे गिरना शुरू हो, ये तो फिल्ट्रेशन है। लेकिन जब उस छलनी पे आप प्रेशर लगाओ, आटे को छानने के लिए आप थोड़ा सा ऊपर से अपने हाथ से प्रेशर लगाओ और प्रेशर के जरिए वो आटा छनेगा, तो वहां पर जो फिल्ट्रेशन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन के अंदर प्रेशर इस्तेमाल होता है। यहाँ फिल्ट्रेशन जो होगी वो उसमें क्या होगा, उसमें प्रेशर यूज होगा, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब सबसे पहले देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है ये फर्स्ट स्टेप है किसका, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का फर्स्ट स्टेप। अच्छा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है ये कहां पर होती है, अकर इन मेल, कहां पर होती है ये, मेल पिगियन बॉडी, अकर इन मेल पिगियन। देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में होता है, नेफ्रॉन के जिस पार्ट में ये होता है उसको हम कह रहे हैं मेलपिगियन बॉडी। अभी देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक नेफ्रॉन, दोबारा यहाँ पर ड्रा करता हूँ। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन की तरफ एक आर्टरी आ रही होती है जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरी। कौन सी वाली आर्टरी है, ये है एफरेंट आर्टरी, आर्टरियूल, सॉरी एफरेंट आर्टरियूल है। उसके बाद ये एफरेंट आर्टरियूल जो है ये डिवाइड हो जाती है, किसमें डिवाइड हो गई है, कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। ये किसमें डिवाइड हो गई, ये डिवाइड हो गई कैपिलरीज में। अब स्टूडेंट आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट यस सर। ओए आपको मेरी आवाज कैसे आएगी, मैंने तो वो लगाया हुआ ही नहीं है सही से। एक मिनट नहीं लगा। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? यस सर आ रही। पहले थोड़ी बहुत हल्की आवाज आ रही होगी क्योंकि मैंने हेडफोन तो यूज ही नहीं किया हुआ था, हेडफोन का वो नहीं, तार नहीं लगाया हुआ था। अभी आ रही है मेरी आवाज साफ? यस सर। पहले आ रही थी, मैं दोबारा रिपीट करूं? पहले आप बहुत हल्की आ रही हो, पहले आ रही थी आवाज, आ रही थी, चले सही है। है। चले अभी एफरेंट आर्टरियूल हो गया, एफरेंट आर्टरियूल हो गया, और ये जो बीच में जो कैपिलरीज हो गए इनको हम क्या कह रहे हैं, इन कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, जल्दी से इसका नाम बताएं। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और इसमें से फिर एक दूसरी आर्टरी निकल रही, एक दूसरी आर्टरियूल होती है जिसको हम क्या, इफरेंट आर्टरियूल।
अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है। यहाँ पर ये ऐसे कप शेप की स्ट्रक्चर मौजूद होती है। इसको हम क्या Bowman कहते हैं, इसको capsule. बोमेन कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, अब आपको मैंने पहले बताया था कि नेफ्रॉन का ये जो पहला वाला पार्ट है, दोनों को मिलाकर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिलाकर क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं मेलपिगियन बॉडी। ये क्या हो गई, मेलपिगियन बॉडी। तो अब ये जो, हाँ, अब ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो किस जगह पर हो रहा है, वो हो रहा है इस मेलपिगियन बॉडी में। हो गई, यहाँ पर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को हम क्या कह रहे हैं, मेलपिगियन बॉडी कह रहे हैं। अब क्या होगी यहाँ, जी जी पूछे, हेलो सर। जी जी सर मेरी पूछे। रोजाना लाइट चली जाती है मैं 9 बजे। रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर वो बाद में मेरी देख। लाइट हाँ, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपकी सर रिकॉर्डिंग फिर आपको मिल हमारी जाएगी। अटेंडेंस तो नहीं लगती होगी ना? अटेंडेंस, अटेंडेंस आप नाम बता दो, मैं आपकी फिर अटेंडेंस लगा दूंगा। अटेंडेंस सर? आप नाम बता दो, मैं लगा दूंगा अटेंडेंस। सर इकरा बिस्मा। इकरा बिस्मा लगा दूंगा आपकी इकरा अटेंडेंस। बिस्मा सर। हाँ, लगा दूंगा आपकी अटेंडेंस। अच्छा, आप इधर देखें, अब सबसे पहले क्या होगा, ब्लड ओके आएगा सर। किसके अंदर, ब्लड आएगा इधर ग्लोमेरुलस में। Capillary. ग्लोमेरुलस क्या है, ये कैपिलरीज हैं, ये ब्लड की कैपिलरीज हैं। अब हमें पता है कि ब्लड की कैपिलरीज परमिएबल होती हैं वाटर के लिए, और बहुत सारे आयंस होते हैं जिसके लिए क्या होती है, ब्लड की कैपिलरीज परमिएबल होती हैं। अब क्या होगा, इस ब्लड के अंदर से वाटर निकलकर कहाँ आ जाएगा, वाटर निकलकर आएगा किसमें, इस बोमेन कैप्सूल में। Bowman capsule. में. वाटर आ जाएगा। अब इसके अलावा कुछ आयंस भी आ जाएंगे, जैसे सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। इसके अलावा कुछ जो है वो यहाँ पर ग्लूकोज भी आ जाएगा, कुछ अमाइनो एसिड भी आ जाएंगे, और फिर जाहिर सी बात है यूरिया तो आएगा ही, मेन तो इसको, और यूरिया आ गया। तो अब आप देखें, कुछ चीजें जो हैं वो ब्लड से के प्लाज्मा से निकलकर कहाँ आ गई, बोमेन कैप्सूल में आ गई। यहाँ पर यानी ब्लड की एक तरीके से फिल्ट्रेशन हुई है, ब्लड की यहाँ पर क्या हुई है, सफाई हुई है। और कुछ चीजें जो हैं वो ब्लड से निकलकर किस में आ गई हैं, ब्लड से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आ गई हैं। अब ये चीजें जो बोमेन कैप्सूल में आ गई हैं, इस ये जो फ्लूइड आ गया है बोमेन कैप्सूल में, ये जो लिक्विड आया है बोमेन कैप्सूल में, इसको हम क्या कहते हैं, इस लिक्विड को, या जो फ्लूइड आ गया है इसके अंदर, इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। सही है ना। अब एक देखें, सबसे पहले मैंने आपको क्या बात बताई, ब्लड एफरेंट आर्ट्यूल से ब्लड किस में आया, एफरेंट आर्ट्यूल से ब्लड आ गया ग्लोमेरुलस में, ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज में फिर इसकी फिल्ट्रेशन हुई। फिल्ट्रेशन कैसे हुई, ब्लड कैपिलरीज से वाटर, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, यूरिया और दूसरा मटेरियल जो है वो किसके अंदर आ गया, मॉलिक्यूलर लेवल पर ये फिल्ट्रेशन होती है। ज्यादातर मॉलिक्यूल किस में आ जाते हैं, ब्लड से निकलकर ये बोमेन कैप्सूल में मॉलिक्यूल आ गए। Bowman capsule. अब बोमेन कैप्सूल में जो मॉलिक्यूल आ गए, उन मॉलिक्यूल्स क्या, वो वाटर के साथ जो मॉलिक्यूल आए, उस फ्लूइड को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसको क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। लेकिन अब बात ये है कि ये, मैंने आपको कहा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, यानी इसमें प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर यूज होता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस से निकलकर ये चीजें जो हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो ब्लड से निकलकर यहाँ आया है, तो इसमें कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने इसकी फिल्ट्रेशन में हेल्प की है, वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने इस फिल्ट्रेशन में हेल्प की है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन से फैक्टर्स हैं, और मैं उन फैक्टर्स को यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ, क्योंकि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो कौन से फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के। तो यहाँ पर लिखवा देता हूँ, टू फैक्टर्स are responsible for this अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर देखो क्या होता है, पहला फैक्टर तो है बोथ the nature both capillary walls and glomerulus, both the capillary wall of glomerulus and
and the wall of Bowman's capsule are sieve-like. कहता है क्या ये जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं इनकी जो वॉल होती है इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, छलनी की तरह होते हैं। ये सिव का मतलब क्या होता है? छलनी। देखिए यहाँ छोटे छोटे सुराख होंगे। कहता है बोमेन, ये जो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं इनमें सुराख होते हैं और जो बोमेन कैप्सूल का जो वॉल है इसमें भी छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों की वजह से आराम से आयंस, वाटर, ग्लूकोज, इस तरह यूरिया पास होके किसमें आ जाते हैं? ये आ जाते हैं बोमेन कैप्सूल में। मगर याद रखिएगा ज्यादातर मॉलिक्यूल आ जाते हैं ब्लड से, किसके अंदर? ब्लड से आ जाते हैं बोमेन कैप्सूल में। लेकिन ये परमिएबल किसके लिए? ये सुराख इतने बड़े नहीं होते कि इनमें से ब्लड के सेल्स आ जाएं और प्रोटीन आ जाए। तो आप एक बात याद रखिएगा कि ये जो सीव लाइक हैं, ये जो सीव हैं यानी ये जो छलनी नुमा छोटे छोटे सुराख हैं, इन सुराखों से क्या होता है कि इन सुराखों से जो है वो in nature which permit all molecule except plasma protein and blood cells, यानी ये क्या करते हैं? ये permit all molecules except blood plasma protein and blood cells। कहता है ये छोटे छोटे बोमेन कैप्सूल के जो सुराख होते हैं, इधर देखें, ग्लोमेरुलस के और बोमेन कैप्सूल के जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, इन सुराखों से ब्लड के ज्यादातर मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं या ज्यादातर चीजें पास हो जाती हैं। लेकिन एक तो ब्लड के सेल पास नहीं हो पाते और ब्लड के जो लार्ज प्रोटीन होते हैं वो पास नहीं हो पाते। अगर आपसे पूछा जाए कि जब फिल्ट्रेशन होती है तो उस फिल्ट्रेशन के दौरान जो है वो जो ये ब्लड के सेल्स और प्रोटीन क्यों नहीं बोमेन कैप्सूल में आते हैं? तो आप बताइएगा क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है और ब्लड सेल्स का साइज जो है या प्रोटीन का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो इस वजह से वो उससे गुजर नहीं पाते। जैसे आप आटा छानते हैं ना, तो उसमें जो भूसी होती है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो वो छलनी से गुजर नहीं पाता। तो इसी तरीके से बाकी सब चीजें तो गुजर जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि ब्लड के सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं गुजरते। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह से होती है यहाँ पर जो छलनी की तरह से पोर्स हैं बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में, वो पोर परमिट ही नहीं करते, वो इतने छोटे होते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन और जो है वो ब्लड के सेल्स को परमिट नहीं करते। ये एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर आपको बताऊं कि दूसरा फैक्टर जो है वो क्या होता है। तो दूसरा फैक्टर ये है कि ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इज हाई। मैंने कहा था ना कि वो फिल्ट्रेशन जो प्रेशर की वजह से होती है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो कहता है कि ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इज हाई। भाई ब्लड प्रेशर जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर हाई होता है, यानी यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है ना, अब यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होगा, हमारी आम जो ब्लड नॉर्मल जो दूसरे पार्ट्स के अंदर ब्लड प्रेशर है उसके मुकाबले में ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ये जगह, इसको हम ग्लोमेरुलस कह रहा हूँ ना, इस जगह पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। अब क्यों यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इज हाई। इसका जवाब मैं अभी लिख पा रहा हूँ यहाँ पर। रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, व्हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इज हाई। तो इसका जो आप जवाब लिखोगे उसका जवाब ये लिखोगे, because the diameter of efferent arteriole is much less than efferent arterioles। अब आप इधर देखो, ये एफरेंट आर्ट्यूल है ना, आप देखो एफरेंट आर्ट्यूल का डायमीटर कितना ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है ना, और इफरेंट आर्ट्यूल की डायमीटर आप देखो कम है। तो अब क्या होता है, पानी प्रेशर के साथ, तो ये ब्लड प्रेशर के साथ अंदर आएगा लेकिन वापस जाने की जगह थोड़ी तंग है। तो आप देखें कभी भी ऐसा होता है, तो जैसे आपके पास एक कमरा है और उस कमरे के अंदर दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा बहुत छोटा है और एक दरवाजा बड़ा है, और एकदम से बहुत सारे लोग उस कमरे के अंदर आए और वापसी जब जाएं तो वो छोटे वाले दरवाजे से जाएं।
तो एकदम से एक दरवाजा बहुत बड़ा होगा और दूसरा दरवाजा छोटा होगा, तो आने का रास्ता तो बड़ा है, एकदम से बहुत सारे लोग अंदर आएंगे, लेकिन जब बहुत स्लो स्लो रहे होंगे तो क्या होगा, कमरे के अंदर लोगों का प्रेशर बढ़ जाएगा, कमरे के अंदर लोगों का क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से ब्लड आ तो अंदर बहुत तेजी से आता है, लेकिन जाने का रास्ता थोड़ा कम है, तो क्या होता है, ब्लड का प्रेशर यानी कैपिलरीज की वॉल के ऊपर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, जो ब्लड अपनी वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है उसी को तो हम ब्लड प्रेशर कहते हैं ना। तो अब आप देखो, यहाँ जहां से ब्लड आ रहा है उसका डायमीटर ज्यादा है और जहां से जा रहा है उसका डायमीटर कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस ग्लोमेरुलस की वॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, या आप कह लें कि एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो एक डेवलप होगा, जिसकी वजह से जब ग्लोमेरुलस की वॉल के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो उस प्रेशर की वजह से वहां से चीजें भी ज्यादा जल्दी जो है वहां से पास होंगी। तो यहाँ पर हमने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिल्ट्रेशन जो है, ब्लड जो निकल रहा है, जो फिल्टर हो रहा है, वो ग्लोमेरुलस से हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर के साथ फिल्ट्रेशन होती है, यानी ब्लड प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होता है, प्रेशर लग रहा होता है जिससे फिल्ट्रेशन हो रही है, तो इस वजह से इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दिस अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर, इट अकर इन द बोमेन, सॉरी इट अकर इन द मेल्फिगन बॉडी। ये किस जगह पर होती है फिल्ट्रेशन, दिस फिल्ट्रेशन अकर इन मेल्फिगन बॉडी। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखें पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी फैक्टर्स या विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो आप कहेंगे टू फैक्टर्स होते हैं, वो टू फैक्टर मैंने आपको लिखवा दिए। एक यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकल रहा है और एक यहाँ से जो है वो रीजनेबल क्वेश्चन भी निकल रहा है। रीजनेबल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस इज हाई। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, जो एफरेंट आर्ट्यूल, इफरेंट आर्ट्यूल जो होती है, ये इफरेंट आर्ट्यूल है, इसका डायामीटर एफरेंट आर्ट्यूल से क्या होता है, कम होता है, एफरेंट आर्ट्यूल से कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, thus a hydrostatic pressure is generated which forces the smaller molecule of blood from glomerulus into the Bowman capsule। यानी यहाँ हाइड्रोस्टेटिक एक प्रेशर लगेगा, वाटर का एक प्रेशर, जो कि स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ग्लोमेरुलस से कहाँ फेंक देगा, या किस तरफ जो है वो क्या कहना चाहिए कि वो डाल देगा, वो बोमेन कैप्सूल की तरफ ले जाएगा। हो गया, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। स्टूडेंट इसमें से कोई क्वेश्चन हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से तो करें, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की तरफ जाएं ताकि। चलें आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब दूसरे स्टेप की तरफ जाएं। इसको आप रीअब्जॉर्प्शन कह लें या इसको आप ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। देखिए मैंने पहले जो पार्ट बताया था नेफ्रॉन का बनाया था, पहला वाला पार्ट, वो तो बना दिया था ये। चलिए फिर एक दफा यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा ये। अब बताते जाओ, ये कौन सी आर्टरियोल है, कौन सी आर्टरियोल हो गई, बताओ जल्दी से। एफरेंट आर्टरियोल हो गई। एफरेंट आर्टरियोल से जो कैपिलरीज निकल रही हैं, ये कौन सी कैपिलरीज हो गई, इन कैपिलरीज को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहेंगे। और ये जो नीचे कप शेप की स्ट्रक्चर आ गई, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बोमेन कैप्सूल, और दोनों को मिलाकर कहेंगे मेल्फिगन बॉडी। अब बोमेन कैप्सूल, हाँ बोमेन कैप्सूल आगे चलकर क्या हो जाता है, आगे चलकर ऐसे कन्वुलेट हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, और फिर इसका जो दूसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाता है, ऐसे थोड़ा नीचे जाके थोड़ा नैरो होता है, फिर ये मेडुला में चला जाता है, मेडुला से यू टर्न लेके दोबारा कॉर्टेक्स में आ जाता है, तो बन जाती है लूप ऑफ हेनले। फिर लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में, हेनले जो है कॉर्टेक्स में आके फिर कन्वुलेट हो जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद फिर जो है ये दोबारा एक डक्ट में खुलता है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट।
अब मेरी एक बात सुने आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप एक बात सुने। देखें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन है किडनी में, और 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो, स्टूडेंट शोर ना करें, 1 मिलियन कैप्सूल सॉरी 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में और 1 मिलियन नेफ्रॉन दूसरी किडनी में। तो अब क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर, अब मैं आपको देखो ये बता रहा हूं कि आपको ये जो आपका ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस से 1 मिनट के अंदर, स्टूडेंट शोर आ रहा है आप लोगों का, क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर अगर आप बात करें कितना फिल्ट्रेट यानी कितना पानी जो है वो किधर से जो है वो बेसिकली ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में 1 मिनट में कितना पानी जो है वो आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो 125 ml फिल्ट्रेट या वाटर जो है वो 1 मिनट में जो है वो कहां पर आ जाता है, ये बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। ये एक की बात नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ एक बोमेन कैप्सूल, 1 मिलियन बोमेन कैप्सूल एक किडनी में है और 1 मिलियन बोमेन कैप्सूल दूसरी किडनी में, सबको मिलाकर अगर हम देखें तो 1 मिनट के अंदर कितना वाटर जो है वो इसमें आ जाता है, या कितना फिल्ट्रेट जो है वो बोमेन कैप्सूल में आ जाता है, 125 ml 1 मिनट में, पर मिनट में। अगर 125 ml पर मिनट में आ रहा है तो पूरे दिन में कितना फिल्ट्रेट आता है, इसका मतलब 180 लीटर 180 लीटर फिल्ट्रेट आपका पर डे में आ रहा है। या आप इसको दूसरे मायनों में कहें तो ऐसा कह लें कि 180 लीटर वाटर आपका एक दिन के अंदर किसमें आ जाता है, नेफ्रॉन के अंदर आ जाता है। भाई 180 लीटर वाटर अगर नेफ्रॉन में आ जाता है किसमें, एक दिन के अंदर, तो लेकिन 180 लीटर तो आप यूरिन पास नहीं करते हो ना एक दिन में। एक दिन के अंदर 180 लीटर कहाँ हम यूरिन पास करते हैं, मेरा ख्याल से 1.5 लीटर या 1 लीटर यूरिन पास करते हैं। तो इसका मतलब ये जो इतना फिल्ट्रेट में पानी आता है एक दिन में, वो पानी जाता कहाँ है, यानी इतना सारा पानी आता है, 180 लीटर पानी आ जाता है आपके इस नेफ्रॉन के अंदर एक दिन में। लेकिन एक दिन में 180 लीटर पानी तो आप नहीं निकालते ना यूरिन के साथ, तो वो पानी जाता कहाँ है। असल में क्या होता है कि वो पानी और कुछ इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो इफरेंट आर्ट्यूल है, ये इफरेंट आर्ट्यूल आगे चलकर क्या करती है, ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल के चारों तरफ ऐसे लिपट जाती है, ऐसे ना। और फिर इनको हम क्या कहते हैं, ये इफरेंट आर्ट्यूल मजीद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे इनके चारों तरफ लिपटी हुई होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब एक बात देखो, अब मैं नीचे बना रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पे ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, मैं इसको मोड़कर नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा सीधा बना रहा हूँ, ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल है। इस प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब क्या होता है, फिल्ट्रेट यहाँ से जा रहा है, फिल्ट्रेट के अंदर तो वाटर भी है, फिल्ट्रेट के अंदर तो वाटर भी है, फिल्ट्रेट के अंदर तो जो है वो क्या है, साथ में जो है वो क्या कहना चाहिए, सोडियम भी है, ग्लूकोज भी है, बहुत सारी चीजें, अमाइनो एसिड भी है। अब क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ब्लड को दोबारा जरूरत है, ब्लड को कुछ चीजों की दोबारा जरूरत है, तो क्या होगा कि प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा, इन ये दोबारा चीजें जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी ब्लड में। ब्लड कहेगा ये चीजें तो मुझे दोबारा चाहिए, वहां पर क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई थी, प्रेशर के साथ फिल्ट्रेशन हुई थी, तो कुछ बेकार चीजों के साथ अच्छी चीजें भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में यहाँ पर आ गई थी। तो ब्लड कहेगा मेरी जो अच्छी वाली चीजें हैं वो तो मैं दोबारा एब्जॉर्ब करूँ ना, तो बहुत सारा वाटर, सोडियम और बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी यहाँ से दोबारा प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में चीजें क्या हो गई, रीएब्जॉर्ब हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब कहां पर कौन कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं, ये बात याद रख लो। सबसे पहले तो देख लो प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। अब देखो प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में कौन कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं। अब यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में, किस किस चीज की सबसे ज्यादा यहीं पर होती है, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जो ग्लूकोज आ गया था यहाँ से बोमेन कैप्सूल से, जो ग्लूकोज फिल्ट्रेट में आ गया था, बोमेन सॉरी ग्लोमेरुलस से जो ग्लूकोज बोमेन कैप्सूल में आ गया था, वो यहाँ पर आकर दोबारा क्या होता है, ब्लड उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है।
फिर दूसरी चीज क्या होती है जो रीएब्जॉर्ब यहाँ पर होती है, यहाँ पर जो है वो अमाइनो एसिड भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अमाइनो एसिड, प्रोटीन तो नहीं आता, लेकिन जो अमाइनो एसिड होते हैं वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा वाटर भी जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर वाटर भी होगा रीएब्जॉर्ब, और इसके अलावा जो है वो वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, और उसके साथ जो है वो यहाँ पर और कौन सी चीजें, कुछ सॉल्ट भी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में कौन कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सके, व्हाट which molecules reabsorb in proximal convoluted tubule, तो आप बताएंगे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और सॉल्ट। ये क्या हो जाते हैं, ये जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर आ जाएं, बता दिया था ना मैं रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा हूं आपको। सबसे पहले बता दिया मैंने आपको कि प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में कौन कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब हुई, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो गया, वाटर हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, और सॉल्ट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल के बाद लूप ऑफ इनले आ जाता है। लूप ऑफ इनले के दो लिम्स होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब। जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, और जो दोबारा कोर्टेक्स की ऊपर की तरफ जा रहा है ये असेंडिंग लिम्ब। ये डिसेंडिंग और एक ये असेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग लिम्ब में अगर हम बात करें, लूप ऑफ एनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसमें किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसमें सिर्फ जो है वो वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। यहाँ से क्या रीअब्जॉर्ब होगा, यहाँ से वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा। और असेंडिंग लिम्ब में जो है वो, असेंडिंग लिम्ब में सोडियम एंड क्लोरीन आयन यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, और इसके अलावा कोई चीज रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। असेंडिंग में याद रखिएगा सिर्फ सोडियम और क्लोरीन ही रीअब्जॉर्ब होगा। फिर डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में फिर वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, और कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है बताओ? प्रॉक्सिमल की। नहीं, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में सब कौन सा मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब हो रहा है? वाटर ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि 180 लीटर एक दिन में वाटर आता है हमारे ब्लड में, सॉरी हमारे नेफ्रॉन में, लेकिन 180 लीटर वाटर आप यूरिन के साथ पास तो नहीं करते हो ना, तो 99% वाटर क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तभी तो आप सिर्फ 1 लीटर या वाटर जो है वो बॉडी से जो क्या करते हो, यूरिन के फॉर्म में पास आउट करते हो। तो ज्यादातर वाटर की क्या हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। अगर ये रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो हमारी तो बॉडी का सारा वाटर यूरिन के साथ ही निकल जाए, तो ये रीअब्जॉर्प्शन फायदेमंद होती है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है रीअब्जॉर्प्शन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कौन से नेफ्रॉन के पार्ट में कौन सी चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है। अब एक जगह अब सिर्फ एक जगह याद रख लें कि असेंडिंग लिम्ब ऐसी जगह है जहां पर वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। बाकी अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए तो बस एक याद रख लें कि असेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बाकी नेफ्रॉन के हर पार्ट में जो है वो क्या हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और अगर सॉल्ट की बात करें तो वो वाटर के साथ सिर्फ किसमें रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप की तरफ चलें। अच्छा, अभी भी आप इसको अभी ये जो इसके अंदर से जो अभी ये फ्लूइड गुजर रहा है, अब इसको यूरिन नहीं कहोगे, अभी तो आप इसको फिल्ट्रेट कहोगे, जब तक ये ऐसे रीअब्जॉर्प्शन नहीं पूरी, ये पूरी जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचता है, जो कलेक्टिंग डक्ट में आता है फिल्ट्रेट, उसको फिर यूरिन कहते हैं। यानी ये जो फिल्ट्रेट पहले ये बोमैन कैप्सूल से गुजरा तो इसको फिल्ट्रेट कह रहे थे, यहाँ से भी इसको फिल्ट्रेट कह रहे थे, फिर यहाँ गया डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में। जब मुकम्मल रीअब्जॉर्प्शन हो गई, सब चीजें हो गई, कलेक्टिंग डक्ट में जब ये आएगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यूरिन। चले अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। हो सकता है कि टाइम खत्म होने वाला है, टाइम खत्म हो जाए तो मैं उसमें अगले उसमें आपको समझा दूंगा ये, लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन थोड़ी सी चीजें, ट्यूबुलर सिक्रीशन पहले समझ लें। लिखवाऊंगा, कल लिखवा दूंगा आपको ये, लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन अभी मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है क्या। चलो ये हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। एक हो रही है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, पहले भी जो मैंने आपको बताई वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन थी, इसके बाद है ये ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब देखो क्या होता है कि ये देखो हमें दोबारा बना टेस्ट भी दिया था।
आज टेस्ट दिया था, चलो आज नहीं ले सका, कल टेस्ट लूंगा। जी सर। टेस्ट में ग्रुप ठीक पर है सेंड सर। कर दूं, ग्रुप पर सेंड कर दूंगा टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप पर टेस्ट ठीक है सेंड कर सर। दूंगा। सही। अच्छा अब ओके देखो, सर। चलो ये प्रोक्सिमल कन्विलेटिव ट्यूब्यूल है, सही है, ये प्रोक्सिमल कन्विलेटिव ट्यूब्यूल है। और प्रोक्सिमल कन्विलेटिव ट्यूब्यूल से चलो ये आपका पास हो रहा है फिल्ट्रेट है, ये हो गया फिल्ट्रेट। अच्छा, और उसके साथ ऊपर चल रही है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब क्या होता है कि ये ब्लड कहता है कि इसमें से ब्लड के, इसमें से फिल्ट्रेट में जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो ब्लड के काम की होती हैं, जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज, वो तो ब्लड रीअब्सॉर्ब कर लेता है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ब्लड के पास अभी भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो ब्लड अपने पास रखना नहीं चाहता, एक तरीके से गंदगी होती है, कचरा होता है जो ब्लड कहता है इसको मैं अपने पास क्यों रखूं। जैसे ब्लड के पास कुछ अमोनिया सही वहां से फिल्टर नहीं हो पाया होता, वो जब फिल्ट्रेशन हुई थी तो कुछ कुछ अमोनिया जो है वो फिल्टर नहीं हो पाया, कुछ यूरिया फिल्टर नहीं हो पाया। अब ब्लड कहता है इस अमोनिया और यूरिया को मैं अपने पास क्यों रखूं। तो ब्लड क्या करता है, इस अमोनिया और यूरिया को दोबारा सीक्रेट कर देता है किसके अंदर, इस अमोनिया और यूरिया को सीक्रेट कर देता है दोबारा इस प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल की ट्यूब्स में, यानी नेफ्रॉन में दोबारा सीक्रेट कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन। और यहां से ब्लड जो अच्छी चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये क्या है, ये है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यानी जो चीजें ब्लड ले रहा है वो रीएब्जॉर्प्शन, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो फिल्टर नहीं हो पाई थी। जैसे ज्यादातर अमोनिया यूरिया आ जाता है बोमेन कैप्सूल में, लेकिन कुछ वहां से बच जाता है, बचने के बाद वो आगे निकल जाता है। अब आगे निकल जाता है तो ब्लड उसको अपने पास तो नहीं रखेगा, तो ब्लड क्या करता है, यहाँ पर थोड़ी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए थोड़ी एनर्जी यूज कर कर क्या करता है, इसको दोबारा जो है वो किसको दे देता है, दोबारा दे देता है किसको, फिल्ट्रेट को जो है, या किसके अंदर जो ट्यूब्स होती है नेफ्रॉन की उसमें दोबारा सीक्रेट कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। अच्छा आप देखें ट्यूबुलर की सीक्रेशन क्या है, at the level of proximal and both proximal and distal convoluted tubules, some poisonous substance as well as nitrogenous substance such as ammonia, urea, uric acid, creatinine are secreted from blood directly into the filter by active transport. फिल्ट्रेट, अब देखो ये जो ये येलो येलो कलर का बनाया है ये फिल्ट्रेट है ना, तो कहता है ब्लड से कुछ जहरीले सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, क्रिटिनिन हो गए, ये ब्लड से डायरेक्ट जो इस फिल्ट्रेट के अंदर सीक्रेट हो जाते हैं। क्योंकि बोमेन कैप्सूल, ये जो नेफ्रॉन के अंदर जो येलो कलर का ये फिल्ट्रेट है ना, तो ये फिल्ट्रेट में डायरेक्ट जो है वो सीक्रेट हो गए, और अच्छी चीजें क्या हो गई, ये रीअब्सॉर्ब हो गई। इसको मैं लिखवा भी देता हूँ, at the level of both